Hello everyone. Dear students, as you know, we have completed the chapter interview and today this is the very special session for you for question discussion. We are taking some short answer type question today to discuss and you have to listen properly and write down these questions in your notebook. The first part is totally deals with the function, method, merits, demerits of interview. And we are taking few questions from the first part as well, right from the beginning. The first question is, what are some of the positive views on interviews? What are some of the positive views on interviews? Since the invention of interview 130 years ago, it has occurred a commonplace in journalism. And it is the source of truth. In practice, it is an art. And never forget the words of Dennis Bryan. According to Dennis Bryan, we get the information of our contemporaries personalities through interview. जब भी कोई महान व्यक्ति के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में, व्यक्तित्व, ऐसा व्यक्तित्व जिसके बारे में सब लोग जानना चाहते हैं, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसका सोर्स वो एक तरीके से किसके थ्रू आता है? हमारे पास इंटरव्यू के माध्यम से आता है। जब इंटरव्यूअर कोई क्वेश्चन पूछता है और वो व्यक्तित्व, वो पर्सनालिटी उसके बारे में बताता है, तो वो इंफॉर्मेशन हमारे पास पहुंचती है। आप याद रखिए कि ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, यूनिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। और डेनिस ब्रायन ने इसके बारे में क्या कहा है कि इंटरव्यूअर ऑलवेज होल्ड्स अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस, क्योंकि उसके माध्यम से हमें क्या मिलती है? इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्वेश्चन था कि व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यू। पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यूज की बात आती है, यू हैव टू से दैट सिंस द इन्वेंशन ऑफ इंटरव्यू राइट फ्रॉम 130 years ago, it has acquired a common place in journalism. It's the chief source of information. In the words of Dennis Bryan, interviewer always holds unprecedented power and influence. And whenever we get the information of our contemporaries, it's the only one medium, that is interview. तो पॉजिटिव व्यूज हैं ये सारे के सारे जो हमें मेंशन करने हैं कि जब भी कोई व्यक्ति हमारे समकालीन में किसी महान व्यक्ति के बारे में कोई क्वेश्चन पूछता है जो कि एक ओहदे के ऊपर है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन पर है, तो हमारे पास जो वो उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है उसके बारे में, वो किसके माध्यम से मिलती है? इंटरव्यू के माध्यम से मिलती है। तो ये पॉजिटिव व्यूज है इंटरव्यू के बारे में। दूसरा देखिए क्वेश्चन, व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड? Since the time of invention of interview, several thousand celebrities interviewed time and again. But we can't deny the fact that most celebrity writers despise being interviewed. They are the victims of interview. They mention it as an unwarranted intrusion into their private lives. उनका मानना क्या है कि ये unwarranted intrusion है उनके निजी जिंदगी में, unnecessary intrusion है, दखलंदाजी है एक तरीके से। इसलिए बहुत से सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइज करते हैं। और जब ये क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले ये बताना है कि सेवरल सेलिब्रिटीज हैव द विक्टिम्स ऑफ इंटरव्यू। अकॉर्डिंग टू देम इट डिमिनिशेस देम। इन द वर्ड्स ऑफ V.S. Naipaul, वी कैन से दैट इट वॉन्डेड द इंटरव्यू। क्या कहता है V.S. नेपॉल के बारे में जब बात आती है? मैंने आपको ये सभी अलग से नोट भी करवाए थे कि V.S. नेपॉल का इसमें क्या कहना है। V.S. नेपॉल क्या कहता है कि ये एक तरीके से आहत करता है, चोटिल करता है। और यदि हम देखें कि लेविस कैरोल की बात, ही ऑलवेज हैव ए हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर। एक आतंकित वो रहता था उसके बारे में हमेशा, और कभी उसने अपनी कंसेंट नहीं दी इंटरव्यू के बारे में अपने एंटायर लाइफ में। इसी प्रकार से रुडयार्ड किपलिंग वॉज among the most condemnatory attitude of interview. यदि हम देखें कि उनमें सबसे ज़्यादा यदि किसी ने टिप्पणी की है इंटरव्यू के बारे में जो कि ज़्यादा निंदनीय है एक तरीके से कह सकते हैं, तो वो रुडयार्ड किपलिंग की है। रुडयार्ड किपलिंग के वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि इट इज़ अनमोरल, ये अनैतिक है, और वो इसको कहता है कि ये क्राइम है, असॉल्ट है, वायल है, और कोई भी रिस्पेक्टेबल मैन कभी भी इंटरव्यू के लिए कंसेंट नहीं करेगा और कभी भी इंटरव्यू के लिए किसी से नहीं कहेगा। ओके, एंड इन द वर्ड्स ऑफ सॉल बिलो, इट इज जस्ट लाइक ए थंब प्रिंट्स ऑन विंड पाइप। ओवरऑल क्या है
ओवरऑल क्या निकल कर के आता है, डिस्पाइज क्यों करते हैं? क्योंकि इट इज अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर प्राइवेट लाइफ, उनकी निजी जिंदगी में ये दखलंदाजी देता है, ये असोल्ट की तरह से है। और एक इसमें बात ये भी आई कि मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइज करते हैं क्योंकि प्रिमिटिव कल्चर में एक बात और भी थी कि व्हेन एवर अ पर्सन पोर्ट्रेट समवन फ्रॉम द कैमरा, दैट वाज कंसिडर्ड दैट ही वाज स्टीलिंग दैट पर्सन सोल। ऐसा माना जाता था कि वो उस व्यक्ति की आत्मा को चुरा रहा जब कोई कैमरे से फोटोग्राफ भी लेता था किसी की। तो ये अवधारणाएं भी बनी हुई थी। तो मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइज क्यों करते हैं इंटरव्यू को, इसके लिए बहुत से फैक्ट्स हैं। आप इसके अलग अलग क्वेश्चन भी बना सकते हो कि लेविस कैरोल ने क्या कहा, रुडयार्ड किपलिंग ने क्या कहा, सॉल विलो की इसमें स्टेटमेंट क्या है। लेकिन ओवरऑल जो बात है वो ये है कि इट इंटरव्यू मेक डिमिनिशेस देम, it is unnecessary intrusion in their life, and overall they consider it that it is immoral and a crime। यहां तक कहा गया है। यही बात है कि जो इंटरव्यूअर है वो हमेशा एक अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस रखता है। वो क्वेश्चन पूछता है और वो क्वेश्चन जब थोड़े से हटकर होते हैं, यानी कि यदि कोई किसी के निजी जिंदगी के बारे में क्वेश्चन करता है तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा एक तरीके से जो इंटरव्यू भी होता है वो थोड़ा अनकंफर्ट फील करता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हु इन टूडेज वर्ल्ड इज आवर चीप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनैलिटीज। चीप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, व्यक्तित्व पर्सनैलिटीज के बारे में हमने पहले पढ़ा है, वही बात आपको रिपीट करनी कि इंटरव्यू इज द चीप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन टूडेज मॉडर्न वर्ल्ड। हमें कोई व्यक्ति जब किसी से क्वेश्चन पूछता है तो उसी के माध्यम से उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। और इसीलिए इंटरव्यूअर को एक बहुत ही सशक्त तरीके से एक वेपन के तौर पर यहाँ पर रखा गया है कि वो क्वेश्चन पूछता है और वो क्वेश्चन पर्सनालिटी उसका आंसर देता है, तो वो इंफॉर्मेशन हमारे पास पहुँचती है। हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच? इको इतना ज़्यादा टाइम कैसे पा लेता है? हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच? इतना ज़्यादा लेखनी करने के लिए वो टाइम कैसे पा लेता है? मैं आपको इसके लिए दो चीज़ें बताता हूँ। फर्स्ट है फ्री इंटरवल्स। इको नोज एग्जैक्टली टू यूज फ्री इंटरवल्स, इंटरस्टेस इन लाइफ, एंड ही सेज सेवरल थिंग। इट इज मैटर ऑफ दिस सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एज वेल। एक बार आप बुक को देखिए, इसमें मैं बुक से आपको बताना चाहूँगा कि जब मुकुंद पूछता है क्वेश्चन उससे कि द इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड एकेडमिक डेविड लॉज वंस रिमार्क, आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही डज। यदि हम यहाँ पर ये देखें तो इको के लिए क्वेश्चन क्या है मुकुंद के द्वारा, कि डेविड लॉस ने रिमार्क किया उसके बारे में कि वो इस प्रकार से एक ही समय में इतने ज़्यादा काम कैसे कर लेता है। तो एबर्टो इको कहता है, मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स बट इन द एंड आई एम कन्विंस्ड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग। इसमें दो चीज़ें क्या हैं जो मैंने अभी बताई। एक इसमें है कि वो इंटरस्टिस में काम करता है, वो अंतराल में काम करता है, एंड ही गिव्स द एग्जाम्पल दैट व्हेन एनीवन वांट्स टू मीट हिम and the person is in the elevator and the time is being taken to come to the third floor, at that time there is the interval and he uses it। जब कोई व्यक्ति उससे मिलने के लिए आता है, वो एलिवेटर के ऊपर होता है, फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक आने के लिए उसके बीच का जो समय है, अमूमन एक सामान्य व्यक्ति क्या करेगा उसके बारे में नहीं सोचेगा। लेकिन अबर्टो इको क्या कहता है कि वो उस समय को यूटिलाइज करता है, उस दौरान वो एक आर्टिकल लिख लेता है। दूसरा क्या है इसके बारे में कि सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, उसकी राइटिंग जो है उसके कुछ फिलोसफिकल इंटरेस्ट है, एंड ही वांटेड टू परस्यू देम फिलोसफिकल इंटरेस्ट बाय राइटिंग नरेटिव्स। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट ही हैज सर्टेन फिलोसफिकल इंटरेस्ट, एंड टू परस्यू देम ऑल दोस फिलोसफिकल इंटरेस्ट he always wants to write down narratives। it is the matter of interest, that's why जो टाइम मैनेजमेंट है वो ज़्यादा क्या बन जाता है उसके लिए, ईजी बन जाता है। और वो कहता भी है ये बात, वो कहता है कि डिड यू नो व्हाट विल हैपन इफ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स से आप यदि एम्प्टी स्पेस को ख़त्म कर दोगे तो क्या होगा आपको पता है? निश्चित तौर पर कहता है वो फिस्ट जितनी जगह बन जाएगी। तो आप इंटरवल्स में काम करिए, उसका कहना यह था।
उसका कहना यह भी था कि उसके फिलोसफिकल इंटरेस्ट हैं, एंड टू परस्यू दोज ऑल फिलोसफिकल इंटरेस्ट, वो क्या करता है, वो एक तरीके से उनको पूरा करने के लिए नरेटिव्स लिखने का अभ्यास करता है, और थ्रू दैट नरेटिव्स वो अपने आप एक नॉवल की फॉर्म में आ जाते हैं। तो आप ये क्वेश्चन ध्यान रखिए इसका कि हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच। इन ब्रीफ आई वुड लाइक टू से, फर्स्ट ही यूटिलाइज इंटरवल्स। आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। इंटरवल्स, इंटरेस्टिस का मतलब यहाँ पर क्या है, खाली समय में काम करना है। दूसरा, सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, उसके विषय हैं लिखने के, जिन विषय को वो लिखना पसंद करता है, उसका इंटरेस्ट है फिलोसफिकल राइटिंग, और फिलोसफिकल राइटिंग जब वो लिखता है तो वो उसका इंटरेस्ट पूरा फिलअप होता है नरेटिव लिखने के द्वारा, वर्णनात्मक ढंग से वो लिखता है। तो आप कहोगे कि वो उसके साथ साथ उसका समय जो है अच्छे ढंग से यूटिलाइज वो कर लेता है। What is the special about Eco's academic writing style? देखो, मैं इस क्वेश्चन को समझाने के लिए आपको एक बार फिर से टेक्स्ट बुक पर ले जाऊंगा। देखिए बेटे, लेट मी टेल यू द क्वेश्चन। मुकुंद क्वेश्चन पूछता है कि नॉट एवरीवन कैन डू दैट ऑफ कोर्स योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, योर स्कॉलरली वर्क्स हैज सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट। देयर आर टू थिंग्स यू हैव टू लर्न। द फर्स्ट थिंग इज एक ट्रेडिशनल एकेडमिक राइटिंग स्टाइल क्या है। उसको मुकुंद कहता है कि वो ज़्यादा डल है, बोरिंग है, इंटरेस्टिंग नहीं है। जबकि वो क्या लेकर के आया है, इको के बारे में कहता है कि उसके पास एक सर्टेन प्लेफुलनेस है, एक चपलता है उसकी राइटिंग में, और वो उसके कुछ जो है इस प्रकार की राइटिंग लिखता है जो कि एक कॉमन इंटरेस्ट का विषय बन जाता है। वो पूछता है कि इट इज़ ए मार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम रेगुलर एकेडमिक स्टाइल। मार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम एकेडमिक राइटिंग स्टाइल मीन्स कि जो एक ट्रेडिशनल वे ऑफ राइटिंग है, दैट इज फुल ऑफ कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, और उन कॉम्प्लिकेशंस के बीच में जब वो उन्हीं इंटेलेक्चुअल वर्क्स को एक सर्टेन प्लेफुलनेस के साथ लिखता है और एक तरीके से ये डिपर्सनलाइज्ड विषय पर लिखता है, आत्म केंद्रित नहीं बनता है, तो वो जो विषय आते हैं वो किस प्रकार से पॉसिबल हो गए उसके लिए। तो इसके लिए वो कहता है कि जब वो इटली के अंदर उसने अपना डिसर्टेशन दिया, शोध पत्र जारी किया, तो वन ऑफ द प्रोफेसर सेज दैट एक्चुअली व्हाट द स्कॉलर्स डू, दैट दे हैव टू प्रिपेयर ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, and after that they make a certain amendments on that particular topic, and after the amendments their priority is to find out the hints or conclusions. लेकिन अबर्टो इको ने क्या किया, certainly बिल्कुल इसके डिफरेंट किया। उसने अपने शोध पत्र में अपने कुछ ट्रायल्स और एरर्स को भी शामिल किया, और वो ट्रायल्स और एरर एक ढंग से उसके लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट बन करके आई जब वन ऑफ द प्रोफेसर पब्लिश्ड हिज डिसर्टेशन। एक प्रोफेसर ने उसके शोध पत्र को क्या किया, प्रकाशित किया, तो वो क्या बन गया, एक ढंग से उसके लिए एक इंटरेस्ट का विषय। यहाँ पर देखिए, आप क्वेश्चन देखिए पहले, व्हाट इज द स्पेशल अबाउट इकोस एकेडमिक स्टाइल। उसकी एकेडमिक स्टाइल प्लेफुलनेस से भरपूर है, पर्सनल क्वालिटी है, उसमें कुछ फिलोसफिकल आउटपुट इनपुट भी उसमें दिया गया है, और ये दार्शनिक जो रुचियां हैं जिस हिसाब से वो लिखता है वो ट्रेडिशनल राइटिंग से बिल्कुल क्या है, अलग है। ओके, तो आप इसमें ये बताओगे कि एट द एज ऑफ 22 ईयर्स जिस प्रकार से उसके डिसर्टेशन को पब्लिश करवाया गया इटली में, वो एक बदलाव था, एक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट एस्पेक्ट था, और जिस ढंग से उसने द नेम ऑफ द रोज लिखा और आगे चल कर के वो जिस प्रकार से फेमस हुआ, क्योंकि द नेम ऑफ द रोज वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, द कंटेंट ऑफ द नेम ऑफ द रोज वॉज वेरी टिपिकल। इट्स अबाउट मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मिडिवल हिस्ट्री। टू एक्सप्लेन सच टाइप ऑफ थिंग्स इन फ्रंट ऑफ द रीडर्स इज ऑलमोस्ट अ वेरी टिपिकल टास्क। ओके, तो आप ये कहोगे कि उसकी राइटिंग एकेडमिक जो स्टाइल है लिखने की वो डिफरेंट क्यों है, क्योंकि उसमें सर्टेन प्लेफुलनेस है, पर्सनल क्वालिटी है और फिलोसफिकल इंटरेस्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि डिड इको कंसीडर हिमसेल्फ नॉवलिस्ट फर्स्ट और एन एकेडमिक स्कॉलर। इस क्वेश्चन का आंसर हमने पहले ही स्टेटमेंट में मिल जाता है, जब वो अपने आप को कहता है कि आई एम अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज, कि मैं एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ जो कि संडे को अपने लेख लिखता हूँ, अपने नावल लिखता हूँ। इट मीन्स द प्रायोरिटी ऑफ अबर्टो इको इज एकेडमिक्स।
First, he considers himself academic scholar and after that he considers himself a novelist. और ये मुकुंद जब क्वेश्चन पूछता है तो उसमें भी आती है ये बात। वो कहता है कि मैं एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैं एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस का पार्ट बनना चाहता हूँ, इसकी बजाय जो राइटिंग पेन क्लब्स हैं या जो राइटर्स का सानिध्य है उसमें रहने की बजाय। तो ये बात क्या शो करती है कि वो अपने आप को पहले एक एकेडमिक स्कॉलर मानता है, एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर समझता है, और उसके पश्चात उसकी जो दूसरी प्रायोरिटी है वो एकेडमिक्स है। You never try to, you never forget to write down that he had certain philosophical interest and he wanted to pursue all those special, philosophical interest through the narrative writing. Narrative writing लिखना उसके इंटरेस्ट का विषय है। तो यदि क्वेश्चन आता है कि डिड इको कंसीडर हिमसेल्फ ए नॉवलिस्ट फर्स्ट और एन एकेडमिक स्कॉलर, तो आप कहोगे कि ही कंसीडर्स हिमसेल्फ एन एकेडमिक स्कॉलर फर्स्ट रेदर देन टू बी कॉल्ड टू कंसीडर हिमसेल्फ ए नॉवलिस्ट। नॉवल तो वो क्या लिखता है, इंटरस्टिस में लिखता है, रिक्त स्थान में लिखता है, खाली स्थान में लिखता है, क्योंकि ये उसका विषय नहीं है। उसका विषय एक्चुअली एकेडमिक से है, सिमियोटिक्स से है, जो स्टडी ऑफ साइन है उसके बारे में है, उसका इस बारे में सेकंड प्रायोरिटी है। इसलिए आप क्या कहोगे कि अल्बर्टो इको कंसीडर हिमसेल्फ एकेडमिक स्कॉलर फर्स्ट एंड आफ्टर दैट his priority is writing novels or narratives. What is the reason of the huge success of the novel The Name of the Rose? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, द नेम ऑफ द रोज इतना ज़्यादा प्रसिद्ध क्यों हुआ? यदि नेम ऑफ द रोज के बारे में हम जानें तो व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द नेम ऑफ द रोज नॉवल? इट इज बीइंग सेड इन दिस चैप्टर दैट इन वन पार्ट द नेम ऑफ द रोज इज ए डिटेक्टिव स्टोरी, एक जासूसी की कहानी है, एंड इन द सेम वे इट इज आल्सो डील्स विद द मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मिडिवल हिस्ट्री। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें एक जासूसी की ही कहानी है, ये मेटाफिजिक्स है, स्पिरिचुअलिटी से भी ओतप्रोत है। इसमें आपका थियोलॉजी है, धर्मशास्त्र है, द स्टडी ऑफ रिलीजन है इसमें, और मध्यकालीन इतिहास के बारे में भी है। तो ये सारा कॉम्बिनेशन है। दिस इज द ए वेरी ग्रेट मिक्सचर ऑफ मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी अलोंग विद द मिडिवल हिस्ट्री। एंड इन एट दैट टाइम आई वुड लाइक टू से पीपल लाइक टू रीड ट्रेस रीडिंग। वो इस प्रकार के कॉम्प्लिकेटेड विषय पढ़ना पसंद नहीं करते, इस प्रकार की धारणा थी। लेकिन इस धारणा को उसने अल्बर्टो इको की इस नॉवल ने क्या कर दिया, तोड़ दिया। इतना कॉम्प्लिकेटेड विषय होते हुए भी इसके अंदर कुछ ऐसी बातें थी जो रीडर्स को इन्फ्लुएंस करने लगी थी। आप कहोगे कि एक तरफ क्या है, ये एक डिटेक्टिव स्टोरी है, और दूसरी तरफ एक तरीके से एक सीरियस नॉवल है। इट डील्स विद, मैंने कहा, मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मिडिवल हिस्ट्री। ये तीन सब्जेक्ट इसके कंटेंट रहे हैं, इसकी विषय वस्तु रही है, और इट प्रोवाइड डीप वेरी थॉट प्रोवोकिंग मटेरियल टू द रीडर्स। यदि को से ये पूछा जाए कि ये इतना ज़्यादा सफल क्यों हुआ, तो वो खुद इसके ऊपर कंफ्यूज है। वो कहता है कि उसको पता नहीं कि इतना ज़्यादा फेमस होने का विषय क्या है, किस कारण से ये हुआ है। लेकिन एक बात वो ज़रूर कहता है कि यदि वो इस बुक को 10 साल पहले पब्लिश करता या 10 साल बाद में पब्लिश करता तो निश्चित तौर पर इसकी पॉपुलैरिटी शायद इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो टाइम का जो मैटर है वो डेफिनेटली एक इश्यू है इसमें। लेकिन फिर भी उस समय उदाहरण ये थी कि पीपल लाइक ट्रेस रीडिंग। लोग तुच्छ जो है छोटी मोटी घटनाओं को पढ़ना पसंद करते हैं, सीरियस नावल को पढ़ना पसंद नहीं करते। और हैविंग द कंटेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, मेटाफिजिक्स एंड थियोलॉजी, द स्टडी ऑफ रिलीजन एंड मिडिवल हिस्ट्री, इट्स ऑल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ए डिफरेंट टाइप ऑफ नावल। लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। इसके पीछे वो एक बात कहता है, वो कहता है कि आफ्टर डिनर वो हमेशा टेलीविज़न देखना पसंद करता है, मियामी वॉइस देखता है, इमरजेंसी रूम देखता है। ये उसकी आवश्यकता भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रेगुलर ही उसको इसकी आवश्यकता है। वो कहता है कि रीडर्स कई बार जो है ट्रेस रीडिंग को छोड़ करके, तुच्छ घटनाओं को छोड़ करके, सामान्य बातों को छोड़ करके एक अच्छा रीडिंग एक्सपीरियंस भी चाहते हैं। इस वजह से बहुत से लोगों को ये टेम्प्ट किया और उन्होंने इसको पढ़ा। तो हम कहेंगे कि इट प्रोवाइड डीप वेरीड थॉट प्रोवोकिंग मटेरियल, इसलिए ये बहुत ज़्यादा पब्लिश हुआ उस समय।
प्रसिद्ध हुआ। देखोगे कि what do you understand by thumbprints on windpipe? Saul Bellow mentioned that in the process of interview is just like thumbprints on windpipe. Windpipe समास नली होती है, समास नली के ऊपर एक तरीके से थंब प्रिंट्स पढ़ना, इसकी अभिव्यक्ति कहने के पीछे एक तरीके से एक नेगेटिव एस्पेक्ट है इंटरव्यूअर के प्रति, कि कई बार इंटरव्यूअर ज़्यादा पर्सनल हो जाता है और उस वजह से ये इंटरव्यूइंग ऑर्डिल बन जाती है, जस्ट लाइक ए थंब प्रिंट्स ऑन विंड पाइप। मैंने बहुत बार पहले ये एक्सप्लेन किया है क्वेश्चन, आई होप यू अंडरस्टैंड। व्हाट डिड द पब्लिशर थिंक ऑफ द नेम ऑफ द रोज? पब्लिशर क्या सोच रहे थे जब अबर्टो इको इसको पब्लिश करवाने के लिए गए? वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेक फ्रॉम द टेक्स्ट बुक द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। आप देखोगे कि इसमें क्वेश्चन जब पूछा गया अबर्टो इको से कि आप क्या पजल थे इसके बारे में, मतलब हैरान थे जब इतनी ज़्यादा इसकी प्रतियां बिक गई, तो कहता है कि जर्नलिस्ट वर पजल्ड और समटाइम्स द पब्लिशर्स एज वेल, क्योंकि ये डिटेक्टिव यार्न था एक तरीके से, और दूसरी तरीके से दूसरे भाग में यदि हम देखें तो ये डील्स कर रहा था मेटाफिजिक्स के साथ, थियोलॉजी के साथ और मेडिवल हिस्ट्री के पास बाद एक तरीके से इसमें एक अच्छा सा एक मिक्सचर था, एक ब्लेंडिंग थी इन सब्जेक्ट की। तो पब्लिशर और जर्नलिस्ट सोच रहे थे कि शायद ये इतने ज़्यादा इसकी जो है पॉपुलरिटी नहीं रहेगी। तो वो कहता है, देखो मैं आपको कोट करना चाहूँगा, जर्नलिस्ट आर पजल्ड and sometimes publishers, and this is because journalists and publishers believe that people like stress and don't like difficult reading experiences. इको कहता है कि उसको कोई हैरानी नहीं थी इस बात में कि ये पॉपुलर होगा, लेकिन वो कहता है कि पब्लिशर्स और जर्नलिस्ट इससे जरूर पजल थे, क्योंकि उनका मानना ये था कि लोग किस प्रकार की रीडिंग पसंद करते हैं, डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस। कहता है कि कंसिडर देयर आर 6 बिलियन पीपल ऑन द प्लेनेट and the name of the rose sold between 10 to 15 million copies. So in this way I reached only a small percentage of readers, but it is exactly these kind of readers who don't want easy experiences. कहता है 10 से 15 मिलियन लोगों तक, बिलियन लोगों तक ही उसकी जो है पहुंच हो पाई, ठीक है, 10 से 15 मिलियन लोगों तक ही उसकी पहुंच हो पाई, जो कि स्मॉल परसेंटेज है अक्रॉस द वर्ल्ड हम यदि देखें तो। लेकिन फिर भी कहता है कि ये वो लोग हैं जो डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस को चाहते हैं, एक तरीके से स्ट्रेस रीडिंग नहीं चाहते हैं। तो आपको इसमें ये बतानी है ये बातें कि व्हाट डिड द पब्लिशर थिंक ऑफ द नेम ऑफ द रोज? स्ट्रेस रीडिंग उसको मान रहे थे वो। दे एक्सपेक्ट दैट लेस देन 3000 कॉपीज में सोल्ड इन अमेरिका। वन ऑफ हर पब्लिशर फ्रॉम अमेरिका मेंशन कि इस प्रकार का एक्सेंट को होते हुए, इस प्रकार की विषय वस्तु को होते हुए उसको केवल 3000 कॉपीज़ के शुरुआत में पैसे दिए गए थे, लेकिन बाद में ये बहुत ज़्यादा वहाँ पर पॉपुलर हो गया और इसको बहुत ज़्यादा प्रतियाँ वहाँ पर बिकी। तो इसमें ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, वाई डिड इको स्टार्ट राइटिंग नॉवेल्स? हमने फर्स्ट जो स्टेटमेंट मैंने पहले भी बताई कि अबर्टो इको कंसिडर्स हिमसेल्फ एकेडमिक स्कॉलर फर्स्ट and after that he considers himself a novelist। फिर क्वेश्चन आता है कि उसने नॉवल राइटिंग स्टार्ट क्यों की? he had certain philosophical interest, he wanted to write down something that is the subject matter of his interest। उसने राइटिंग लिखना शुरू किया तो वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरेस्ट थे उसके, और वो सिर्फ एक ही तरीके से फुलफिल हो सकते थे, नरेटिव्स के द्वारा। वन डे he had nothing to do, एक दिन उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, सो ही स्टार्ट्स राइटिंग नॉवल। इसलिए उसने क्या किया? नॉवल लिखना शुरू कर दिया। ये एक्सीडेंटल था, नॉवल राइटिंग लिखना अबर्टो इको के लिए एक पूरे तरीके से एक एक्सीडेंटल अप्रोच थी। एक दिन उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, सो सर्टेनली उसने क्या किया कि उसने नॉवल लिखना शुरू कर दिया, और ये उसकी फिलोसफिकल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए था। उसकी कुछ दार्शनिक रुचियाँ थी, उन रुचियों को पूरा करने के लिए उसने नॉवल लिखना शुरू कर दिया। डू यू थिंक इको लाइक बीइंग इंटरव्यूड? देखिए, जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा सा क्रिएटिव क्वेश्चन है, आप खुद समझ सकते हैं कि क्या अबर्टो इको इंटरव्यू देना पसंद कर रहा है। यहाँ पर हमें लग रहा है कि द वे ही रिप्लाइज द आंसर सर्टेनली ही एंजॉयज अ लॉट। वो बहुत ज़्यादा इसका जो है इंजॉय करता है इसको, और ही लाइक्स टू बी इंटरव्यूड।
हम ये कहेंगे कि वो इंटरव्यू देना पसंद करता है। ही हिमसेल्फ मेंशन लॉट ऑफ थिंग विदाउट आस्किंग ए क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि जब मुकुंद पद्मनाभन उससे क्वेश्चन पूछता है सिर्फ वहीं तक वो सीमित रह जाता है। हमें एक भी इंस्टेंस ऐसा नहीं मिला जहां पर उसने क्वेश्चन को जो है एक तरीके से नेग्लेक्ट किया हो, क्वेश्चन को टालने का प्रयास किया हो, या उसने क्वेश्चन को अवॉइड किया हो। उसने हर एक क्वेश्चन को बड़े इंटरेस्ट के साथ आंसर दिया है। इवन दो कुछ चीजें ऐसी भी थी जो विदाउट आस्किंग, बिना क्वेश्चन पूछे हुए भी उसने मेंशन की है। लॉट ऑफ थिंग उसने मेंशन की है। तो हम कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पसंद करता था इंटरव्यू जब लिया गया उसको, तो वो इंटरेस्ट लेता है इसमें। ही लाइक्स इंटरव्यूड हियर। डियर स्टूडेंट, दिस आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। और जब आपको इस क्वेश्चन को, चैप्टर को पूरा पढ़ना है, तो उसके बाद क्या करना है कि ये सारे क्वेश्चन आपको लिख करके देखने। कभी भी क्रैमिंग नहीं करनी है क्वेश्चंस को। क्वेश्चन क्रैम करके तुम ज़्यादा क्वेश्चन लर्न नहीं कर सकते। फैक्ट के हिसाब से तुम पढ़ करके उसको लर्न कर सकते हो। और मैं तो लास्ट में यही कहूँगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कदाचित् भाव भवेत्। इसी कामना के साथ थैंक यू वेरी मच।